मित्रों नमस्कार। जब कोई सरकार अपने तीसरे बजट को संकल्प कहती है तो वह सिर्फ एक शब्द नहीं चुनती, वह अपने राजनीतिक इरादे की दिशा तय करती है। ज्ञान से शुरुआत हुई थी, गति से रफ्तार दिखाई गई और अब बात हो रही है संकल्प की, यानी ठहर कर सोचने की नहीं, ठान कर करने की मुद्रा है संकल्प। 7 अक्षरों का यह शब्द इस बार पूरे बजट का दर्शन सा बन गया। छत्तीसगढ़ के बजट का समावेशी विकास, यानी विकास का लाभ केवल अब शहरों तक सीमित ना रहे, गांव और वनांचल भी उसका हिस्सा बने। अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल, डिजिटल नेटवर्क आते हैं, ये तो ही तो विकास की रीढ़ है। निवेश, निजी और सार्वजनिक पूंजी जो रोजगार का रास्ता खोलती है। कुशल मानव संसाधन, यानी केवल डिग्री नहीं, स्किल्ड भी, दक्षता होनी चाहिए। अंत्योदय, सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की पहुंच। लवलीहुड, रोजगार, आजीविका और आत्मनिर्भरता। और अंत में आया पॉलिसी से परिणाम, यानी नीति का मूल्य तभी है जब वह जमीन पर असर दिखाए। जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा में 24 फरवरी को जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, यह केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं था, यह एक राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह था। एक संदेश था कि शायद सरकार अपने तीसरे वर्ष में किस दिशा में राज्य को ले जाना चाहती है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे सुशासन से समृद्धि की दिशा में निर्णायक कदम बतलाया। विधानसभा की सीढ़ियों पर माथा टेक कर उन्होंने जो मिट्टी से तिलक किया, उन्होंने जब बजट पेश किया तो यह प्रतीकात्मक दृश्य था, जैसे सरकार यह जताना चाहती थी कि यह केवल अर्थशास्त्र नहीं, आस्था और उत्तरदायित्व का विषय भी है। लेकिन लोकतंत्र में हर दस्तावेज की 2 परतें होती हैं, एक सरकारी प्रस्तुति और दूसरी विपक्ष की प्रतिक्रिया, और इन दोनों के बीच छिपी होती है जनता की अपेक्षा। यह बजट भी इसी त्रिकोण के भीतर खड़ा है। राज्य निर्माण के समय जब छत्तीसगढ़ का बजट महज 5,000 करोड़ का था, तब संसाधन सीमित हुआ करते थे, अपेक्षाएं अन्य थी। आज वही बजट 35 गुना बढ़कर 1,72,000 करोड़ तक पहुंच गया। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है, यह राज्य की आर्थिक यात्रा का दस्तावेज भी है। पर सवाल यह है कि क्या राशि का विस्तार ही विकास कहलाएगा? आर्थिक आकार बढ़ना एक उपलब्धि हो सकती है, पर विकास की असली कसौटी वितरण है। वितरण कि पैसा कहां जा रहा है, किसके जीवन में बदलाव ला रहा है, किस क्षेत्र को प्राथमिकता मिल रही है। यदि समावेशी विकास सच में लागू होता तो यह बजट सामाजिक संतुलन की नई इबारत लिख सकता है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश रोजगार में बदलता है तो यह आर्थिक छलांग साबित हो सकती है। यदि अंत्योदय केवल भाषण में नहीं, बजट आवंटन में दिखे तो संकल्प सार्थक हो सकता है, क्योंकि जनता अब आंकड़ों से प्रभावित नहीं होती, वह असर देखती है। सड़क बनी या नहीं, अस्पताल में डॉक्टर है या नहीं, युवा को नौकरी मिली या नहीं, किसान को लाभ मिला या नहीं। संकल्प शब्द में दृढ़ता है, पर परिणाम में विश्वसनीयता होती है। इस पूरे बजट को समझने के लिए हमें इसे 10 आयाम को देखना होगा। थीम, क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, अधोसंरचना, रोजगार, राजनीतिक प्रतिक्रिया और अंततः उसके इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली चुनौतियां। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय 5,000 करोड़ का बजट जो था, आज 1,72,000 करोड़ पे है। इसे केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि राज्य की आर्थिक क्षमता और राजस्व विस्तार का संकेत भी माना जाए। लेकिन प्रश्न यह है कि बजट का आकार बढ़ना क्या सच में विकास का प्रमाण है? विकास तब प्रमाणित होता है जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, बेरोजगारी घटे, स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे और क्षेत्रीय असमानता कम हो।
इस बजट में सरकार ने इन सभी पहलुओं को छूने का प्रयास तो किया, लेकिन छूना और सुलझाना दोनों में फर्क होता है। शायद सरकार का यह तीसरा बजट है। पहले ज्ञान था, फिर गति आई और अब संकल्प। यह थीम आधारित प्रस्तुति बताती है कि सरकार बजट को केवल वित्तीय दस्तावेज तो नहीं मानती, बल्कि विचारधारा का विस्तार बनाना चाहती है। एस फॉर समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन यानी स्किल्ड, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी परिणाम। यह संरचना प्रभावशाली लगती है, लेकिन लोकतंत्र में हर शब्द की कसौटी जमीन में ही होती है। समावेशी विकास का अर्थ, क्या आदिवासी अंचलों की वास्तविक भागीदारी होगी? अधोसंरचना, क्या केवल सड़कों और पुलों तक ही सीमित रहेगी या बिल्डिंग बनेगी बस यहीं तक? निवेश, क्या स्थानीय रोजगार सृजन से जुड़ेगा? कुशल मानव संसाधन, क्या स्किल और उद्योग आपस में समन्वय बना पाएंगे? अंत्योदय, क्या अंतिम व्यक्ति तक सचमुच योजनाएं की पहुंच होगी? लाइवलीहुड, क्या ग्रामीण आय में वृद्धि हो पाएगी? परिणाम, क्या पारदर्शी और मॉनिटरिंग होंगे? ये वही प्रश्न है जो आने वाले वर्षों में इस संकल्प की परीक्षा लेंगे। इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है बस्तर और सरगुजा पर विशेष फोकस। अबुझमाड़ और जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी 100 करोड़ रुपए की, 1500 बस्तर फाइटर्स के पद निकलेंगे। बस्तर नेट परियोजना 5 करोड़ रुपए की होगी। धरती आबा जनजाति ग्रामोत्कर्ष अभियान 200 करोड़ रुपए का बजट है। बस्तर सरगुजा विकास प्राधिकरण को 75 करोड़ रुपए मिलेंगे। पशुपालन गतिविधियां के लिए 15 करोड़ रुपए, अतिरिक्त पोषण सहायता के लिए 15 करोड़। यानी यह संकेत है कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब केवल सुरक्षा बलों के भरोसे नहीं, बल्कि शिक्षा, इंटरनेट, खेल, पर्यटन और पोषण की रणनीति के साथ प्रवेश कर रही है। यदि एजुकेशन सिटी वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनती है, तो यह अबुझमाड़ जैसे क्षेत्रों में सामाजिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यदि यह केवल भवन निर्माण तक सीमित रह गई, तो इसका प्रभाव प्रतीकात्मक ही रहेगा। सरकार ने 5 प्रमुख मिशन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन। एआई मिशन विशेष ध्यान आकर्षित करता है। रायपुर के मेगाहारा में एआई के उपयोग के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह दर्शाता है कि सरकार तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यधिक आधुनिक बनाना चाहती है। खेल उत्कर्ष मिशन के तहत 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह युवा शक्ति को खेल के माध्यम से राष्ट्रीय मंच देने की कोशिश है। बस्तर और सरगुजा ओलंपिक इसका सामाजिक विस्तार कहा जा सकता है। पर्यटन विकास मिशन के अंतर्गत मैनपाट के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पहाड़ी क्षेत्रों को पर्यटन मानचित्र में एक मजबूत करने का प्रयास माना जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े प्रावधान किए गए हैं। आयुष्मान योजना 1500 करोड़ रुपए की हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ निकाले गए हैं। 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रायपुर में अब एक होम्योपैथी कॉलेज होगा। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट बनेगा। बिलासपुर में राज्य कैंसर संस्थान होगा। 25 डायलिसिस केंद्र होंगे अलग अलग जिलों में। 50 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना 100 करोड़ रुपए बजट की होगी। यदि यही ढांचा समयबद्ध तरीके में पूरा होता है, तो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बदल सकता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अस्पतालों की बकाया राशि, आयुष्मान कार्ड की और डॉक्टरों की कमी को देखते हुए यह धन तो पर्याप्त है, बजट कम है। खैर, बात और चलते हैं। किसान, मजदूर, महिला और सामाजिक संतुलन साधने का भी प्रयास इस बजट में किया गया है। वित्त मंत्री चौधरी जी ने जी राम जी योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए प्रस्ताव में दिए हैं। यह बजट पास हुआ। खाद्य सुरक्षा,
6,500 करोड़ 6,500 करोड़ रुपए के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना पुनः चालू की गई है। गन्ना किसानों को अब बोनस मिलेगा। और सबसे खास बात, महिलाओं के लिए संपत्ति पंजीयन शुल्क यानी रजिस्ट्री में 50% की छूट दी गई है। यह बजट सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश तो करता है, विशेष रूप से महिलाओं को संपत्ति में रियायत देकर। यह आर्थिक सशक्तिकरण का संकेत है महिलाओं के लिए। लेकिन महिला सुरक्षा और गैस सिलेंडर जैसे वादों का स्पष्ट प्रावधान इस बजट में देखने को नहीं मिला, और यही विपक्ष को हमला करने का अवसर भी मिला। उद्योग और अधोसंरचना पर 23 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। अनुमानित बजट 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। औद्योगिक विकास मद के लिए 100 करोड़ रुपए, मटनार और देवरगांव बैराज के लिए 2024 करोड़ रुपए दिया गया है। आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना। लेकिन विपक्ष इसे कारपोरेट झुकाव कह रहा है और पूछ रहा है कि छोटे उद्योगों और कृषि आधारित इकाइयों के लिए क्या विशेष दिया है। खैर, इन सब के बीच बजट के समय सदन में तंज, ठहाके और टकराव का मिश्रण भी था। बजट पेश होने के समय बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री 3 मिनट की देरी पे सदन में पहुंचे, तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जो समय का प्रबंधन नहीं कर पा रहा है उसका वित्तीय प्रबंधन क्या होगा। ज्ञान गति के बाद दुर्गति का तंज कस दिया। आलू उत्पादन पे चर्चा और चूहों का सवाल भी मजेदार रहा। तो कवासी लखमा का कहना है कि हम बजट सुनते सुनते थक गए। यह दिल से लोकतंत्र की जीवंतता को दिखला रहा है। सदन केवल गंभीरता का मंच नहीं है, राजनीतिक व्यंग का भी अखाड़ा है। और कांग्रेस ने आलोचना की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश ने इसे जुमलों का पतंग कह दिया। रोजगार सृजन पर ठोस प्रावधान न होने का आरोप लगाया। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर चुप्पी पर भी सवाल उठाए। महिलाओं के लिए विशेष पैकेज का अभाव विपक्ष का मुख्य तर्क है कि घोषणाएं अधिक हैं, परिणाम संदिग्ध है। यह बजट आकार में बड़ा है, दृष्टि में व्यापक है और प्रस्तुति में प्रभावशाली है, लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की है। यदि बस्तर की एजुकेशन सिटी में बच्चों की आवाज गूंजेगी, यदि सरगुजा के युवा स्टार्टअप शुरू करें, यदि आयुष्मान कार्ड से मरीज को बिना उधारी इलाज मिले, यदि महिला संपत्ति की मालकिन बन जाए, तब तो यह बजट ऐतिहासिक कहा जाएगा। अन्यथा यह भी राजनीतिक दस्तावेजों की भीड़ में कहीं हो जाएगा। छत्तीसगढ़ आज एक चौराहे पे खड़ा है। एक रास्ता संकल्प से समृद्धि की ओर जाता है और दूसरा रास्ता घोषणाओं से निराशा की ओर। अब देखना है, यह बजट एक इरादा प्रकट करता है, नीति को परिणाम तक ले जाता है, या यह संकल्प प्रशासनिक इच्छा शक्ति में कितना बदलता है। यह बजट किस दिशा का सेतु बनता है, क्योंकि इतिहास गवाह है, घोषणाएं तालियां बहुत पाती है पर परिणाम ही विश्वास कमाते हैं। तो आपका विश्वास मेरे इस चैनल को मिलता रहे, नरेंद्र पांडे को मिलता रहे। शुभकामनाएं आपकी आती रहे। नमस्कार, फिर मिलूंगा किसी और विश्लेषण के साथ।